Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss some more different types of asexual type of reproduction. किस तरह से हम animals के अंदर भी asexual reproduction को observe कर सकते हैं और फिर उसके साथ ही साथ tissue culture technique, cloning को use करते हुए किस तरह से पैदावार बढ़ाई जा सकती है. इसकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, it is basically the first type tissue culture technique. It is also now used in animals. बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लांट्स को asexual reproduction के जरिए टिश्यू कल्चर के थ्रू प्रोपेगेट किया जा सकता है, एनिमल्स के अंदर भी पॉसिबल है कि एनिमल्स के टिश्यूज को भी ग्रो करवाया जा सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है वो यही है कि प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिकली एक टिश्यू मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम. कैम्बियम में से कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी या पोटेंशियल है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की, तो वो खुद से ही मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं जैसे ही उनको सिर्फ आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम के ऊपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएं और ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड किए जाएं, तो उससे एक मुकम्मल नया पौधा भी पैदा किया जा सकता है. ऑलराइट, इन द सेम वे एनिमल्स के अंदर अभी तक बहुत सारी कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू मुकम्मल एनिमल पैदा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कामयाब तजर्बात इस चीज पे किए जा चुके हुए हैं कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, especially that can be used for transplantation in the future. Alright students, so tissue culture technique is the simplest form of asexual reproduction regarding multicellular complex organization of animals. फिर इसके बाद students जो दूसरी कामयाब टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, it is known as cloning. जी students, क्लोन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आपको याद होना चाहिए कि बुनियादी तौर पे आइडेंटिकल कॉपी बनाना इज क्लोनिंग. ऑलराइट, फिर उसके साथ ही साथ यहां पे चूंकि एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा तो इसलिए इसको हम कहेंगे इट इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल मेथड के थ्रू एक पेरेंट की तरह की आइडेंटिकल कॉपी बना लेना, दिस टेक्निक इज नोन एज क्लोनिंग. अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें इन अ सिंपल वे, वी कैन डिफाइन इट एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल बाय सबकल्चरिंग. यानी कि एक ही पेरेंट होगा, उसी से हम जेनेटिक मटेरियल लेंगे और उस जेनेटिक मटेरियल को किसी दूसरे ओवम के अंदर रख के फिर उसके बाद डेवलप करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, एंड वी विल हैव अ जेनेटिकली एज वेल एज फिनोटाइपिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जिस ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस लिया गया था. तो मैकेनिज्म के जो बेसिक स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, इनको जरा रिवाइज कर लेते हैं. क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज नोन एज सोमैटिक क्लोनिंग. ऑलराइट, सोमैटिक क्लोनिंग. और फिर उसके बाद एक और टाइप आप लोगों ने देखी हुई है इसकी, उसको हम कहते हैं ज़ाइगोटिक क्लोनिंग, जिससे आइडेंटिकल ट्विन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो उसको हम बाद में देखते हैं, पहले जो सोमैटिक क्लोनिंग वाली चीज है इसको समझ लें. सोमैटिक फ्रॉम सोमा, यानी कि यहां पे सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स या जिन्हें हम जनरली गमीट्स कहते हैं, इनका कोई दारोमदार या कोई अमल दखल हमें यहां पे नजर नहीं आएगा. तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे सिर्फ सोमैटिक सेल्स ही इन्वॉल्व होंगे और इसके साथ फिर हम फर्दर एक ऑफस्प्रिंग पैदा कर लेंगे. न्यूक्लियस, द पॉइंट नंबर 1 इज न्यूक्लियस फ्रॉम एन एग सेल इज रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. अब ये बात काबिल गौर है स्टूडेंट्स के एग सेल जो है वो हमें क्यों चाहिए? क्योंकि ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो इनकी डेवलपमेंट के लिए या इवन के एनिमल्स के ऊपर, जो हायर वर्टिब्रेट एनिमल यानी शीप के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वहां पे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हमें एक मैटरनल यूट्रस की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो जो मदर की यूट्रस है उसके अंदर एग ही बेहतरीन किस्म की कंपैटिबिलिटी बना सकता है. लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं, वो ये कि जो एग लिया जाएगा अगर ये पहले से ही फर्टिलाइज्ड हो तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, उस फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस को यहां से रिमूव करेंगे, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको एक्टिवेट करना या स्टिमुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर इसके बाद क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, द न्यूक्लियस फ्रॉम अ सोमैटिक सेल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एग सेल. जिस भी ऑर्गेनिज्म की आप क्लोन या कॉपी बनाना चाह रहे हैं, आप उसमें से एक सोमैटिक सेल ले लेंगे. नॉर्मली स्टेम सेल्स को लिया जाता है बिकॉज दे हैव हाई पावर ऑफ डिफरेंशिएशन लेटर ऑन. तो इस वजह से स्टेम सेल्स के अंदर जीन्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होता है. दैट्स व्हाई सोमैटिक सेल is a preferable donor, लेकिन उन somatic cells में से भी stem cells is the best preference. Alright, the egg with transplanted diploid somatic cell nucleus develops into an organism genetically identical to the parent. अब ये बात स्टूडेंट्स अपने ज़हन में रखिएगा
कि हमने न्यूक्लियस तो उस एग के अंदर इम्प्लांट कर दिया, लेकिन उसके बाद अब इस एग को उठा के वापस यूट्रस के अंदर रखा जाएगा। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक लेयर बन जाती है जिसे हम जोना पेलिसीडा वगैरह कहते हैं। उसको रिमूव करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको आर्टिफिशियली रिमूव करवा के और फिर इस एग को हम वापस यूट्रस के अंदर रखेंगे, फिर कंसेप्शन होगी और फिर इसी तरह से नॉर्मल टेक्निक विल गो ऑन। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमें एक बड़ी आइडियल किस्म की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नजर आ रही है, द टेक्निक इज नॉट दैट सिंपल। इसके लिए पहले नंबर पे तो ये वाला काम करना कि न्यूक्लियस निकालना, इट इज अ टफ टेक्निक। फिर उसके बाद अब एक और एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है कि बजाय इसके कि न्यूक्लियस निकाला जाए, खाली क्रोमोसोम्स निकाल लिए जाएं और उन्हीं क्रोमोसोम्स को फिर किसी एग सेल के न्यूक्लियस के अंदर रख दिया जाए और न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल में से क्रोमोसोम्स को निकाल दिया जाए। तो ये भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आप जैसे ही न्यूक्लियस इंजेक्ट करें और फौरी तौर पे उसके अंदर फिशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि सेल्स डिवाइड करना शुरू हो जाएं। तो इस चीज को भी बड़े गौर से और बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है कि क्या हमारे प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स की वजह से ये जो हम न्यूक्लियस इस एग के अंदर पुट कर रहे हैं, क्या ये किसी डिप्लॉयड जाइगोट की तरह बिहेव भी कर पाएगा या नहीं। क्योंकि अगर इस तरह की पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती तो बहुत ज्यादा पहले से ये टेक्निक कर लेने के बावजूद बहुत ज्यादा एग्स और बहुत ज्यादा डोनर न्यूक्लियाई जो हैं वो डैमेज होकर जाया भी हो जाते हैं। ऑलराइट, इवन दो फॉर द डॉली जिसकी हम बात करते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ किताबों में बताया गया है कि ऑलमोस्ट 250 या कुछ किताबों में 277 का भी फिगर दिया गया है कि इतने एग्स और इतने डोनर न्यूक्लियाई जाया किए गए और फिर जाके एक कामयाब तजर्बा हो सका इन द रोजलिन इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, देन इज सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के स्टूडेंट्स जब हम बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोनिंग फायदेमंद क्यों है। ये एक तो हमने ये कह दिया कि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का बुनियादी मकसद क्या है कि हम बहुत ज्यादा डिजायरेबल जीन्स वगैरह को कॉपी करवा सकें और उसी तरह के ऑर्गेनिजम्स पैदा करवा सकें, फिर इस तरह के जानदारों की पैदावार बढ़ाई जा सके कि जिससे इंसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदे हो सकते हैं। और फिर उसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लैब के अंदर भी किए जाते हैं जिसके लिए हम पूरा नया ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उस बेचारे को खतरा या नुकसान पहुंचाने की बजाय हम सिंपल टिश्यू कल्चर टेक्निक या सेलुलर क्लोनिंग के थ्रू मुख्तलिफ केमिकल्स, मुख्तलिफ ड्रग्स और एंटीबॉडीज वगैरह के इफेक्ट्स को भी जांच सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so we can enlist here that significance of cloning is that cloning of desirable animals like prize bulls, race horses, ये आप लोगों को पता ही है कि जो मुकाबले के अंदर जानदार वगैरह इस्तेमाल किए जाएं और फिर उनके ऊपर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन ग्रोथ वगैरह ज्यादा हो, तो उसके लिए हम प्राइज बुल की टर्म इस्तेमाल करते हैं। और रेस हॉर्सेस, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जो मुकाबले के लिए दौड़ में इस्तेमाल करने वाले घोड़े। Then is action of drugs, hormones, antibodies, cosmetics and pharmaceutical products on cloned cells instead of lab animals। तो ये वही बात जो भी मैंने आपको बताई है कि बुनियादी तौर पे बजाय इसके कि पूरा एक जानदार जो है हम उसके साथ एब्यूज में चले जाएं, इससे बेहतर ये है कि सेल्स को क्लोन किया जाए, टिश्यूज बनाए जाएं और फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स का रिस्पॉन्स चेक कर लिया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स मजीद सिग्निफिकेंस अगर ऐड करें, वी कैन से that all the offsprings behave similarly। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने बिहेवियर्स वगैरह के लिहाज से भी नोट करना हो या कुछ किसी एक ही तरह की प्रॉपर्टी वाली पॉपुलेशन पैदा करनी हो तो क्लोनिंग कैन बी अ गुड ऑप्शन। ऑलराइट, फिर उसके साथ कुछ नई चीजें यहां पे आपको नजर आएंगी। देयर इज सॉल्यूशन टू इनफर्टिलिटी। बुनियादी तौर पे ये भी एक मेडिकल साइंस की पॉजिटिविटी है कि वो पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा कोशिशों के बावजूद, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स के बावजूद सक्सेसफुली ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो उनको भी क्लोनिंग का ऑप्शन दिया जाता है कि वो उसी तरह से मदर का एग ले लिया जाए और उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव करके ओरिजिनल फादर का न्यूक्लियस इंसर्ट करके फिर उसमें से नया ऑर्गेनिज्म पैदा किया जा सकता है। तो इनफर्टिलिटी या भांजपन का एक कामयाब इलाज है। ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, ये वही बात जो भी मैंने बताई थी कि ऑर्गेनॉइड्स बनाने के लिए कामयाब तजर्बे किए जा रहे हैं कि टिश्यू कल्चर टेक्निक को इस्तेमाल किया जाए और मसनूई तौर पे लेबोरेटरी के अंदर इंसानी आज़ा पैदा किए जा सकें। देन इज ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज, और फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स। वो किस तरह से कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम जिस तरह से इंसानी आबादी में इजाफा कर रहे हैं तो बहुत सारे दूसरे जानदार हमारे इर्द गिर्द जो हैं उनको बहुत ज्यादा खतरात का सामना है। तो इंसान खुद ही अगर ये कोशिश कर ले कि वो स्पीशीज जो एंडेंजर्ड हो चुकी हुई हैं
उनको क्लोनिंग के जरिए प्रोपेगेट किया जाए, उनमें ज्यादा से ज्यादा इजाफा किया जाए, तो हम इन नस्लों को भी मुकम्मल तौर पे खत्म होने से बचा सकते हैं। फिर इसके साथ ही कुछ सवालात भी हैं कि क्लोनिंग जायज है या नहीं है, इंसानी क्लोनिंग की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों को मैं डिसएडवांटेजेस में शामिल कर रहा हूं। सबसे पहला जो नुकसान है स्टूडेंट्स क्लोन्स का, वो क्या है कि दे आर नॉन रेजिस्टेंट। किसी किस्म की बीमारी, किसी किस्म की वबाई मर्ज जो है, उसके खिलाफ भी मुजाहमत करने की एबिलिटी इन क्लोन्स के अंदर ना होने के बराबर होगी, स्पेशली अगर हम ह्यूमन क्लोन्स की भी बात करें। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब ये वाली बात बड़ी अहम है समझने के लिहाज से कि हमारी तरह के सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, हम चूंकि एनवायरमेंटल चेंजेस को फेस करते हैं और एक प्रॉपर जेनेटिक मेकअप हमारे अंदर मौजूद है, वी हैव द एबिलिटी टू फेस डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, ऑलराइट। लेकिन क्लोन्स को चूंकि ज्यादातर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तो ये भी मुमकिन है कि अगर कोई एक फ्लक्चुएशन होती है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से पूरी की पूरी आबादी ही खतरे में चली जाएगी, ऑलराइट। फिर उसके बाद एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये वही चीज जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि क्लोन को बनाना इटसेल्फ ये एक टफ टेक्निक और स्ट्रेटेजी है। फिर उसके बाद इनहेरिटिंग डिजीजेस, अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लोन किया जा रहा है कि जिसके अंदर पहले ही बीमारी वाले जीन्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उन्हीं जीन्स को आगे इनहेरिटेबल बना दिया है। पोटेंशियल फॉर एब्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये वाली चीज भी स्टूडेंट समझने से ताल्लुक रखती है कि कुछ मकतब फिक्र के अफराद जो हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर हम इंसान के क्लोन्स बनाएंगे तो इंसान चूंकि बहुत सारी कामयाबियों के साथ, बहुत सारी अच्छाइयों के साथ हमेशा बुराई की जानिब भी अट्रैक्ट होता है, तो ऐसा ना हो कि कहीं कोई बुराइयों में इस्तेमाल किया जाए, यानी कि ह्यूमन बॉडी में से ऑर्गन्स निकाल के कहीं बॉडीज को डिस्पोज ऑफ ना करना शुरू कर दिया जाए, या किसी जगह पे सिर्फ ऑर्गन्स ऑफ ट्रांसप्लांट पैदा करने के लिए एक पूरा क्लोन ना बनवा लिया जाए, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गेनिज्म या बाकी बॉडी जो है उसके साथ कोई हद तक आमेज किस्म के रवैये या बाद में कोई और इस तरह के नताइज सामने आए। तो दैट्स व्हाई इट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क ऑन क्लोनिंग। और फिर उसके बाद जो अल्टीमेट चीज यहां पे लिखी हुई है दैट इज कि क्या क्लोनिंग को हम ह्यूमन फार्मिंग कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम अपने इंसानियत के दर्जे से बहुत नीचे आ जाएंगे कि अगर हम इंसानों को भी चीजों की तरह डील करना शुरू कर दें या भेड़ बकरियों की तरह डील करना शुरू कर दें। तो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑन द क्लोनिंग। और फिर उसके साथ ही साथ एथिकल मोरल इश्यूज और बहुत ज्यादा जो सेक्ट्स हैं हमें नजर आते हैं अपने इर्द गिर्द सोसाइटी के अंदर, वो अभी भी इस चीज पे कन्विंस नहीं हो सके कि क्लोनिंग करनी चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एंड इट इज बेसिकली another type of cloning that is generally known as zygotic cloning, और इसको हम साथ ही साथ monozygotic twins भी कहेंगे। These are the identical twins. Alright students, अब ये जो आइडेंटिकल ट्विंस या ट्विन प्रोडक्शन वाला मैकेनिज्म है, देखने में तो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन वो पेरेंट्स जो ट्विंस को पाल रहे हैं या उनकी परवरिश वगैरह कर रहे हैं, उन्हीं को अंदाजा होगा कि इसके साथ साथ बहुत सारी टफ किस्म की चीजें भी शामिल हैं। वेल, आइडेंटिकल ट्विंस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये बनते किस तरह से हैं, इसको हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट जाइगोट अंडरगो क्लीवेज। सबसे पहले नंबर पे ये बात आपको याद होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हो रही है, ऑलराइट, और फिर फर्टिलाइजेशन होगी तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद जैसे ही इसमें पहली तकसीम होगी, यानी एक से दो सेल्स बने और वो दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, तो वो दोनों अलहदा होकर इंडिपेंडेंटली बिहेव करना शुरू हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट बिहेवियर की वजह से बोथ ऑफ दोज ब्लास्टोमेयर्स दे विल डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, और उनसे दो बच्चे पैदा होंगे। दैट विल बी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ वन अनदर। यहां पे ये बात जरूर याद रखिएगा कि या तो दोनों बॉयज होंगे या फिर दोनों गर्ल्स होंगी, तो दीज आर नोन एज द आइडेंटिकल ट्विंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसीलिए यहां पे एक और टर्म जो यहां पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है, दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक ही जाइगोट से पैदा होने वाले दो बच्चे, तो दे आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ वन अनदर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ऑलराइट, फिर जो दूसरी टाइप आपकी किताब में डिस्कस की गई है, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस और ट्रिपलेट्स। इनकी क्या खसूसियात हैं, इनको भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जो फ्रेटर्नल ट्विंस जिनको हम कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे दे आर सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड, और सेक्सुअली प्रोड्यूस से क्या मुराद है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, बुनियादी तौर पे ये प्रोडक्ट्स किस चीज के हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज हाइपर ओव्यूलेटिंग मदर। कि नॉर्मली तो हमने ये देखा है कि मदर्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर नॉर्मली एक मंथ में एक ही ओवम या एक्टिव या फंक्शनल ओवम प्रोड्यूस होता है विद द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, लेकिन कुछ मदर्स के अंदर जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है
या उनकी फिजियोलॉजी के अंदर कुछ इस तरह की चेंजेस आ चुकी होती हैं कि दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस 2 और मोर एग्स एट द सेम टाइम। जब 2 या 2 से ज्यादा ओवा पैदा किए जाएंगे तो स्पर्म्स तो पहले मिलियंस की तादाद में आ रहे होते हैं, दे कैन फर्टिलाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स। उसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट जाइगोट्स बनेंगे विद डिफरेंट जीनोटाइपिक कंडीशंस या डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। यहां पे काबिल गौर बात यह है स्टूडेंट्स कि यहां पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पैदा होंगे, एक लड़का एक लड़की इस तरह भी मुमकिन है, और अगर 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो 2 लड़के एक लड़की, या इसी तरह 2 लड़कियां और एक लड़का, या ये भी मुमकिन है कि तीनों ही लड़कियां और तीनों ही लड़के बट विद डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। तो ये बात याद रखिएगा कि जो फ्रेटर्नल ट्विन्स या 2 से ज्यादा हो जाएं तो ट्रिपलेट्स वाली कंडीशन है, तो दे आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ different fertilization processes. All right, students. So it is the product of the hyperovulating mother. More than one egg is produced and then fertilized to make 2 or more zygotes. Offsprings with different genetic combinations, triplets can be produced this way and they are produced sexually. ये important points हैं जो आप अपने ज़हन में रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।